व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इसराइल और इंडिया के जॉइंट वेंचर सरफेस टू एयर मिसाइल के, जिसका नाम है बरक 8 सिस्टम। बरक का मतलब जैसे कि उर्दू में भी जो है वो जो है बिजली होता है, या इंग्लिश में लाइटनिंग आप कह रहे हैं। इसी बरक 8 सिस्टम को बाज़ औक़ात एल आर सैम और एम आर सैम भी कहा जाता है। जो एल आर सैम है वो नेवल कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होता है, और जो एम आर सैम है वो ग्राउंड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होता है। इनके नाम कंफ्यूजिंग हैं, ज़ाहिर है। एल आर और एम आर से हमारा जनरल मकसद तो यही बनता है कि लॉन्ग रेंज या मीडियम रेंज होंगे, लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है। अगर ओरिजिनली उनका ये मकसद भी था तो अब ये रेंजेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं। बहरहाल बरक 8 जो है, इसराइल के जो पहले बरक 1 और बरक 2 मिसाइल थे जो खासे शॉर्ट रेंज के थे, उन पे बेस करता है। और इसके बारे में ये है कि ये एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एंटीशिप मिसाइल, यूएवी और बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि इसके बहुत मैरी टाइम और लैंड बेस्ड दोनों वेरिएंट्स हैं, जिसमें नेवल वेरिएंट को एल आर सैम कहते हैं, और लैंड बेस्ड जो वेरिएंट है उसे एम आर सैम कहते हैं। इसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं वो इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ, और इसराइल की और इसराइली इस इसराइल की इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैं, जिन्होंने डेवलप किया था। इसके बाद जो प्रोडक्शन हो रही है वो उसमें शामिल हैं इसराइल की डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, DDR&D जिसको कहते हैं, और एल्टा सिस्टम्स, ये भी एक बड़ी मशहूर इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, और इंडिया की जो है वो इंडिया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL, इंडिया की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसे BDL कहते हैं। इसकी जो प्रोडक्शन मिसाइल की स्टार्ट है वो 2017 से स्टार्ट है। मिसाइल का जो वेट है वो 275 kg है। अगर उसके बूस्टर के बगैर कहें तो 275 किलोग्राम है। लेंथ जो है वो 4.5 मीटर है, ये भी विदाउट बूस्टर है। और डायमीटर 8.9 इंच है, अगर मिसाइल की मेन बॉडी से उसको नापा जाए तो। अभी जिस तरह मैंने बताया कि इंडिया और इसराइल का क्योंकि जॉइंट वेंचर है, तो ये जो यूज़ आजकल हो रहा है, इंडियन नेवी कर रही है, इंडियन एयरफोर्स कर रही है, इंडियन आर्मी कर रही है। इसके अलावा इसराइल की नेवी यूज़ कर रही है, अज़रबैजान की एयरफोर्स यूज़ कर रही है, और मराकश, और जिसे इंग्लिश में मोरक्को कहते हैं, और कोलंबिया भी जो है वो इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम एल आर सैम की बात करें, जो मैंने आपको बताया कि इसका नेवल वेरिएंट है, तो जो एल आर सैम है वो इनिशियली इसकी भी मैक्सिमम रेंज जो है वो 70 किलोमीटर थी, लेकिन अभी इसकी भी एक्सटेंड करके 100 किलोमीटर कर दी गई है। इसकी जिस तरह मैंने बताया कि हर किस्म के थ्रेट्स के लिए है, और अगर इसके साथ नेवल क्योंकि ये नेवल वेरिएंट है जो एल आर सैम है, तो अगर इसके साथ एक नेवी की शिप पे रडार लगा दिया जाए, ऐसा रडार जो है इसे कहते हैं EL/M-2248MF-स्टार, ऐसा रडार। तो ये अगर और ये इंडिया के जो कोल कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं उन पे लगा दिया जाए तो उसकी खासी जो आप कह रहे हैं सर्वेलेंस रेंज जो है रडार की, वो काफ़ी हाई है, और मल्टीपल टारगेट्स को भी एंगेज कर सकता है। अब कितने मल्टीपल टारगेट को एंगेज कर सकता है ये शायद इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन बहरहाल इनका क्लेम है कि सैचुरेशन अटैक्स, यानी कि हाई नंबर ऑफ अगर थ्रेट्स भी हों तो उनको ये काउंटर कर सकता है। ख़ास तौर पे अगर इस तरह के हाई पावर रडार की कम्बिनेशन में यूज़ किया जाए, जैसे ये इंडिया के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स में है रडार।
इसके अलावा एक्टिव रडार इसका सीकर, यानी कि वो एंड टर्मिनल फेज पे एक्टिव रडार भी यूज़ करता है 360, क्योंकि हॉरिजेंटल पोजीशन में फायर होता है तो 360 डिग्री कवरेज है। स्मोकलेस प्रोपल्जन, इसका मतलब है कि कोई धुआं उसके रॉकेट का जो है वो आपको नज़र नहीं आता। जाहिर है वो फिज़िकली भी आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है अगर धुआं हो। थर्स्ट फैक्टर कंट्रोल, टीवीसी जिसे कहते हैं, ये भी मैन्योवरिंग के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। डॉयल पल्स प्रोपल्जन है। वर्टिकल लॉन्च, जिस तरह पहले मैंने बता दिया, मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी एंगेज कर सकता है। ये तो बात हो गई जो नेवल वेरिएंट था एल आर सैम के नाम। अब बात करते हैं लैंड बेस्ड जो वेरिएंट है इसका, उसको एम आर सैम कहते हैं। इसमें भी हर लॉन्चर जो है उससे 8 मिसाइल, मतलब चार चार की 2 रोज बनती हैं, हर लॉन्चर से 8 मिसाइल फायर हो सकते हैं। और इसका रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर जो है एडवांस है। ये मैं लैंड बेस्ड वर्जन की बात कर रहा हूँ तो इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है, जबकि मैंने नेवल वर्जन जो आपको एल आर सैम बताया वो 100 किलोमीटर तक इन्हांस कर दिया गया है। तो इस लैंड बेस्ड वर्जन एम आर सैम की जो रेंज है वो 70 किलोमीटर है। और इसके बारे में जो डीआरडीओ इंडिया का जो है उसके चीफ ने एक दफ़ा, इंडिया का ही न्यूज़पेपर है द इकोनॉमिक टाइम्स, उसको बताया, और चीफ का नाम था वी के सरावास्त सरास सरासवात सरसवात, थोड़ा सा मुश्किल नाम है। सर वी के सरसवात ने बताया था इकोनॉमिक टाइम्स को कि 70% से ज़्यादा जो मिसाइल के कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में ही डेवलप होंगे। 2000, ये एम आर सैम की बात ही हो रही है जो लैंड बेस्ड 70 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन है इसका, बरकेट का। इसमें लिखा है कि 2017 में, फरवरी 2017 में इंडियन आर्मी ने 8 रेजिमेंट से इसकी ऑर्डर की, जिस जो कि 40 लॉन्चर्स बनते हैं और 200 मिसाइल बनते हैं। ये कॉस्ट इसकी बन रही थी $2.1 बिलियन। ये फरवरी 2017 का ऑर्डर था। जुलाई 2019 में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिल के एक $100 मिलियन का ऑर्डर दिया, जिसमें 1000 जो है ना ये ऑर्डर किए गए थे। इसमें कलियानी राफेल एडवांस सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। ये एम आर सैम की जो बात हो रही है, जो लैंड बेस्ड वर्जन विद 70 किलोमीटर रेंज है। इंडिया का जो है वो कलियानी ग्रुप है, और इसराइल का राफेल, ये भी एक बड़ी कंपनी है एविएशन की इसराइल की। और ये मिसाइल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कलियानी राफेल का जो जॉइंट प्लांट है हैदराबाद में, तेलंगाना तेलंगाना जो जगह है वहाँ पे, हैदराबाद में, तेलंगाना में। उसके बाद ये इसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड भेज देते हैं फर्दर इंटीग्रेशन के लिए। तो 16 मार्च 2021 से इनकी डिलीवरीज इंडियन एयरफोर्स को स्टार्ट हो चुकी हैं, और एयरफोर्स ने 18 स्क्वाड्रंस का ऑर्डर दिया है, जिसमें हर स्क्वाड्रन में 3 लॉन्चर होंगे और हर लॉन्चर में 8 मिसाइल होंगे। फिर बहुत से टेस्ट इसके भी, एम आर सैम के भी, 2000 नवंबर 2020 में इंडिया ने यूएवी को, बंशी जो बड़ी मशहूर एक यूएवी है उसको यूज़ करते हुए जो है वो इसका टेस्ट किया है। फिर 27 मार्च 2022 को भी डीआरडीओ ने 2 टेस्ट, ये इनकी जो टेस्ट रेंज है बालासूर में वहाँ पे किया है। और यहाँ भी बताया कि एरियल हाई स्पीड टारगेट था। तो ज़ाहिर है एग्जैक्टली तो टेस्ट करने वाले को पता होता है कि टारगेट की स्पीड्स क्या थी। और बस ये क्लेम करते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल्स को भी ये हिट कर सकता है। ये वाला जो सरफेस टू एयर मिसाइल है बरकेट जो है, इसकी कैपेबिलिटीज सुपरसोनिक मिसाइल्स को भी हिट करने की है। जिस तरह मैं मार्च 2022 के 27 मार्च 2022 के टेस्ट की बात ही कर रहा हूँ, डीआरडीओ का जो था उसमें उन्होंने 2 टारगेट यूज़ किए। एक मीडियम एल्टीट्यूड पे था और लॉन्ग रेंज पे था, और दूसरा लो एल्टीट्यूड का टारगेट था।
और ये इंडियन आर्मी के लिए ट्रायल कर रहे थे, क्योंकि MR सैम जो है ये लैंड बेस्ड 70 किलोमीटर वाला वर्जन है। इसके बाद ये है कि बरक 8 ER का भी नाम लिया जाता है, और बरक MX मैक्स का भी नाम लिया जाता है। तो ER में एक्चुअली जो ER वर्जन है वो इसकी रेंज और भी आगे ले जाएगा। अभी अंडर डेवलपमेंट है ये, मतलब 0.5 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक ये ले जाएगा। जबकि मैंने आपको बताया कि जो MR सैम है लैंड बेस वर्जन, वो 70 किलोमीटर तक मैक्सिमम रेंज है, और जो नेवल वेरिएंट है उसकी 100 किलोमीटर तक है। तो ये जो बरक ER होगा ये बेसिकली 150 किलोमीटर तक इस सिस्टम की रेंज को ले जाएगा। और मैक्सिमम स्पीड अगर मिसाइल की बात करें तो अल्लाह सैम जो है, जो नेवल वेरिएंट है उसमें मैक 2 है, और जो इसका लैंड बेस्ड वेरिएंट है MR सैम, उसमें मैक 3 है मैक्सिमम। बाकी जिस तरह मैंने बताया कि बिल्कुल ये एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करता है, इंफ्रारेड होमिंग को भी यूज़ करता है। और जो MX सिस्टम है, अब मैं बरक MX की बात करता हूँ। जो इसका बरक MX सिस्टम है वो बेसिकली इसराइल ने ऐसी ऑफ़र दी है कि उसमें शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज लॉन्चर जो हैं वो कम्बिनेशन में, मतलब मल्टी लेयर आप जो है ना एयर डिफेंस कर सकते हैं। ज़रा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का सिस्टम है। और ये जो MX है ये कुछ नए मुल्कों को ऑफ़र किया गया है, मोरक्को को और कोलंबिया का, जो मैंने जिक्र किया था। मोरक्को ने $500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, कंफर्म है ये $500 मिलियन का। ये बरक MX सिस्टम के लिए, मराकश जैसे हम उर्दू में कहते हैं। और कोलंबिया जो लातीनी अमेरिका की है, उसने $131 मिलियन का दो सिस्टम्स को ख़रीदने के लिए किया था कॉन्ट्रैक्ट। ये बरक MX की बात कर रहा हूँ। बाकी जो रेगुलर बरक 8 हैं वो अज़रबैजान यूज़ कर रहा है, 12 उसके पास सिस्टम है, जिस और 75 मिसाइल हैं। अ, इसके अलावा इंडिया यूज़ कर रहा है $5 बिलियन। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए इकट्ठा ऑर्डर जो इंडिया का था वो बरक 8 मिसाइलों का $5 बिलियन का था। फिर जो नेवी है उसमें ये इन्होंने इंस्टॉल किया है इस सिस्टम को कोलकाता 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 क्लास डिस्ट्रॉयर्स में, और जो विशा विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं उनमें, INS विक्रमादित्य में जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रांत में जो कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का, और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स पे। जहाँ तक इसराइल की बात है तो इसराइल के कॉर्वेट्स हैं नेवी के, जिनको SAR 5 क्लास कॉर्वेट्स कहते हैं, वो कैरी कर रहे हैं ये वाला। और उन्हीं इसी क्लास के कॉर्वेट्स में इनका है इसराइल का INS लहाव, LAHAV। उससे उन्होंने यूज़र ट्रायल भी किया है एक दफ़ा, और वो उसी में आता है। और इसराइल का प्लान है कि वो सारी जो उसकी ये SAR क्लास कॉर्वेट्स हैं इनको 4.5, जो इससे पिछली क्लास के भी SAR थे तो कॉर्वेट्स, उनको भी 2 से 3 सालों में वो कन्वर्ट कर देगा इस पे। तो ये हैं टोटल ऑपरेटर्स जो फ्यूचर में देख रहे हैं कि और कौन से मुल्क के सिस्टम को यूज़ करेंगे। उसमें जर्मनी है, पोलैंड है, इवन सऊदी अरेबिया का नाम है, और UAE का नाम है, वियतनाम का नाम है। सऊदी अरेबिया तो UAE का शायद उस चक्कर में नाम था कि ज़ाहिर है कि ताल्लुकात जब इनके सही हो रहे थे। तो अभी जो लड़ाई है गाज़ा की, उसकी वजह से ज़ाहिर है वो ताल्लुकात दोबारा से चलें, ऊपर से आप कह लें, लेकिन वो दोबारा से ताल्लुकात थोड़े रिवर्स में चले गए। अंदर से तो चलें वो जो भी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये है कि और इसराइल जिन मुल्कों को बेचना चाह रहा है उसमें जर्मनी है, पोलैंड है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, और वियतनाम है। और जहाँ तक बात हो फ्लाइट टेस्ट की, तो इस मिसाइल की आप बहुत एक्सटेंसिव लाइफ मतलब टेस्टिंग हो चुकी है, खुद इसराइल में भी, इंडिया में भी,
और एक तो टेस्ट अजरबैजान में भी हुआ था। यानी कि 2010, 2014, 2015 में इन सारे मुल्कों ने मिल के, और आज तक आप कह लें 2015, इंडिया इनमें सबसे ज़्यादा टेस्ट इंडिया ने किए हैं इस सिस्टम के। मतलब इंडिया के दोनों जो सिस्टम, एम आर सैम और एल आर सैम, दोनों को यूज़ करते हुए इंडिया ने इसके टेस्ट किए हैं, शिप्स वगैरह से भी फायर किया है। बहरहाल क्योंकि इन टेस्ट का डाटा क्लासिफाइड होता है, जनरली यही बताते हैं कि हमने हिट कर लिया टारगेट्स। यूएवी तो बता देते हैं, लेकिन क्या बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक थ्रेट को भी इन्होंने लाइव जो है इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है? तो ख़बरों में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जाहिर है, इसी वजह से आप देखें कि ये वाले टेस्ट जितने भी हो जाए, एक्चुअली इसराइल का ये सिस्टम बिकते भी इस वजह से हैं कि इसराइल जब एक्चुअल वॉर में इनको यूज़ करता है, या अमेरिका के भी दुनिया में अगर सिस्टम ज़्यादा बिकते हैं, तो ज़ाहिर है टेस्ट की कंडीशन बड़ी कंट्रोल्ड होती है। और वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे उस ज़ुबान में हम कहते हैं फॉग ऑफ वॉर होता है उसमें। तो एक्चुअली उसी वेपन सिस्टम को टेस्टेड समझा जाता है जो वॉर टेस्टेड हो, वॉर में जिसको इस्तेमाल किया गया हो। जैसे आप अभी भी देखेंगे कि ईरानियन प्रेसिडेंट, जब जहाज़ क्रैश हो गया था, तो अ, तुर्की ने बड़े शौक से अपनी अकेंजी ड्रोन भेजी। और ईरान ने तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन टर्की ने क्लेम किया कि उसकी ड्रोन ने ही जो है वो जहाज़ को फाइंड आउट किया था। तो ज़ाहिर है उसमें एक बहुत बड़ा मकसद, चलें एक तो फ्रेंडली वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों के अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये कि टर्की की जो मार्केटिंग है उस अकिंजी ड्रोन की, इस तरह की चीज़ से बहुत ज़्यादा होती है। और टर्की जैसे मुल्क तो देखें कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल जैसे जो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, सही लड़ रहे हैं गलत लड़ रहे हैं अलहदा बात है, लेकिन एक्टिव वॉर में जब उनके वेपन्स यूज़ होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी मार्केट बन जाती है। क्योंकि दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जो एक्टिव जंग में नहीं होते, उनका भी इवन यही कंसर्न होता है, या उनकी जंगें कभी हुई नहीं पिछले 100 सालों में, उनका भी यही कंसर्न होता है कि वॉर टेस्टेड, उनकी मिलिट्री इस चीज़ को समझती तो है कि कोई चीज़ कितनी वॉर टेस्टेड है, ये चीज़ मैटर करती है। तो फाइनली इसको जो है वो सम अप करते हुए मैं यही कहूँगा कि टेस्ट तो इस सिस्टम के इतने एक्सटेंसिव हुए हैं कि शायद ही किसी और सिस्टम के इतने टेस्ट हुए हों जितने बरकेट के इसराइल ने, इंडिया ने, इवन आज़रबाईजान ने भी चंद टेस्ट किए हैं। तो इसके टेस्ट तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक्चुअल ज़ाहिर है जो चीज़ का है वो पता जो है वो लगता है एक्चुअल वॉर में भी है। वैसे इसराइल ने इस चीज़ को साबित करने के लिए एक वाकया बयान किया जाता है, लेकिन खैर एक एक तो अफवाह की तरह है कि ये जो अज़रबैजान के पास मिसाइल थे, तो 2020 में जो इनकी वॉर हुई थी आर्मीनिया से, तो उसमें ये क्लेम किया गया है कि इस्कंदर मिसाइल जो एक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल है, वो जो है ना आर्मीनिया ने फायर किया था और अज़रबैजान ने उसको गिरा लिया। कहते ये हैं कि इसी इवेंट की वजह से अज़रबैजान फिर जो है वो राज़ी हो गया था कि आगे सीज़ फायर के लिए भी, क्योंकि ज़ाहिर है आपने गिरा तो लिया लेकिन हर दफ़ा तो नहीं गिरा सकते। तो कहते ये हैं, बहरहाल ये कि रशिया ने इसको जो है वो डिनाई किया है, ख़ुद अज़रबैजान ने भी इसको डिनाई किया है। बहरहाल ये है कि ये सोशल मीडिया की खबर थी, लेकिन ज़ाहिर है इस तरह की रिपोर्ट से भी किसी मिसाइल की जो है वो वैल्यू जो है उस तरह से बढ़ जाती है। इसके अलावा इसराइल ये क्लेम करता है कि 2 जुलाई 2022 को उसके ये सार 5 क्लास कॉर्वेट जो है INS इलात जिसको कहते हैं, उसने 2 UAVs हिजबुल्लाह की जो है वो गिराई थी। ये ऑफशोर उनकी एक गैस फील्ड है इसराइल की, जिसे करीश गैस फील्ड कहते हैं। ये जो समंदर है इसराइल के साथ, उसमें इसराइल की ऑफशोर गैस फील्ड है, तो उस पे उन्होंने 2 UAVs जो हैं वो गिराई हिजबुल्लाह की। तो ये भी एक तरह से थोड़ी सी आप कह लें कि इस तरह के जो लाइव टेस्ट है ना, जो एक्चुअल वॉर के टेस्ट हैं, ये भी कुछ वैल्यू जो है उस सिस्टम की बढ़ा देते हैं।
तो ओवरऑल बहुत एक्टिव वॉर में तो जाहिर है यूज़ नहीं हुआ फुल फ्लेज किसी वॉर में ये सिस्टम। लेकिन ये है कि जितनी टेस्टिंग टेस्टिंग पीस टाइम में हो सकती है तो इस सिस्टम की एक्सटेंसिव हो चुकी है। बहरहाल ये है कि जो ज़्यादा चैलेंजिंग काम है किसी क्रूज मिसाइल को गिराना, जो बहुत लो प्रोफाइल में होता है, या बैलिस्टिक मिसाइल को गिराना, वो फिर भी एक चैलेंज है ऐसे सिस्टम के लिए। अ, लेकिन ये है कि एक ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट को और यूएवी को गिराना, वो जाहिर है कि वो विद इन कैपेबिलिटीज नज़र आ रहा है इस तरह के सिस्टम की। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इंडिया की इन्वेंट्री में जो है, और भी जिन मुल्कों ने ख़रीदा है उनकी इन्वेंट्री में एक ये अच्छा इफ़ेक्टिव सिस्टम है जिसका इजाफा हुआ है, जो कि मीडियम से लॉन्ग रेंज तक का सिस्टम है। अ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इसराइल ने एमएक्स सिस्टम भी ये डेवलप किया है, इसमें 3 तरह के लॉन्चर डाल दिए। ये फिर भी रशियंस इस मामले में इस हिसाब से अच्छे हैं कि उनके सिंगल जो लॉन्चर है, यानी कि S-400 का, उससे आप मल्टीपल रेंज के मिसाइल फायर कर सकते हैं। उसके लिए मल्टीपल लॉन्चर्स आपको नहीं लगाने पड़ते। तो रशियंस इस हिसाब से इसराइलियों से बेहतर हैं। इसराइलियों ने तो एक तरह का, आप कह लें कि हलीम सा बना दिए, 2-3 सिस्टम्स को साथ रख के, लॉन्चर रख के उसे एमएक्स का नाम दे दिए। बस मकसद इसका ये होता है कि अगर आपका टारगेट करीब तर आता जा रहा है तो बहुत, तो आपने कम्बिनेशन में मिसाइल रखे होते हैं लॉन्चर्स में। आप ज़ाहिर है सबसे लॉन्ग रेंज वाले नहीं मिसाइल यूज़ करेंगे जब टारगेट करीब आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो फिर आप शॉर्टर रेंज मिसाइल, ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो रशियंस ने बड़ी अच्छी रखी है कि उनके एक ही जो कनस्तर है उससे आप मुख्तलिफ रेंज के मिसाइल फायर कर सकते हैं। तो बहरहाल उसमें बहुत से फ़ायदे भी हैं, यानी कि आपको मल्टीपल तरह के लॉन्चर प्रोड्यूस नहीं करने पड़ रहे, मिसाइल भी आपको मल्टीपल तरह के। तो ये जो चीज़ होती है किसी भी वेपन सिस्टम में, कि आप सिंप्लिसिटी पैदा करें, यानी कि एक ही तरह का कनस्तर है जिससे आप मुख्तलिफ रेंज के मिसाइल लोड भी कर सकते हैं, लॉन्च भी कर सकते हैं। तो ये सिंप्लिसिटी भी, वेपन्स के अंदर सिंप्लिसिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक्चुअल वॉर खुद बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और अगर आप सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर दें तो वॉर में जो है ना, कन्फ्यूजन एक तरह की मच जाती है। तो अभी फ्यूचर में जिस तरह देखा जा रहा है कि इसराइल जिसे एमएक्स अपना सिस्टम कह रहा है, उसके तहत जो है वो जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपने सिस्टम की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम्स बरक 1 और बरक 2 से ही डेवलप हुआ है, जो बरक 8 है। 1 और 2 के बाद कोई दरमियान में और कुछ सिस्टम नहीं आए, डायरेक्ट ही इन्होंने जंप जो है बरक 8 पे लगाई है। तो एक्सपोर्ट सक्सेस के हिसाब से भी जाहिर है बरक 8 जो है ऐसा अच्छा सिस्टम रहा है, और इसराइल की जाहिर है कोशिश जारी है कि कुछ यूरोपियन मुल्कों को भी बेच दे, पोलैंड जैसे मुल्कों को ख़ास तौर पे, क्योंकि रिसेंटली टर्की को भी बड़ी अपनी ड्रोन्स में कामयाबी हुई है पोलैंड को बेचने में। तो आज के लिए इतना ही। आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट करना भी, क्योंकि मैं कमेंट्स का जवाब बड़ा जो है वो रेगुलरली देता हूँ। टेक केयर, बाय।